दोस्तों स्वागत है आपका सीए फाउंडेशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं व्यवसाय अर्थशास्त्र की यूनिट फर्स्ट की चैप्टर फर्स्ट की यूनिट 2 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र की आधारभूत समस्या क्या होती है। तो इसमें अर्थशास्त्र की आधारभूत समस्या 3 होती है। क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाता है और उत्पादन किसके लिए किया जाता है। ये आर्थिक 3 केंद्रीय समस्या होती है जो मुख्य है। और चौथी दी हुई है कि आर्थिक विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किया जाए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन अर्थशास्त्र की 3 ही समस्या होती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन करते हैं तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी अर्थशास्त्र की आर्थिक आधारभूत समस्या नहीं है। तो आपको क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसके अतिरिक्त जो भी पॉइंट दिया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन में हम देखते हैं। तो इसमें 3 समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि लोगों के पास आवश्यकताएं तो बहुत होती है, पर उनको सीमित करने के लिए साधन सीमित होते हैं। साधन की सीमितता के कारण प्रत्येक समाज के लोगों को निर्णय लेना पड़ता है कि किन चीज़ों को उत्पादन या सेवा को उत्पादन किया जाए तथा किन चीज़ का नहीं किया जाए। क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कुछ जगहों पर काम में लिए जाते हैं, तो वो किसी अन्य जगह में काम नहीं लिए जा सकते। उसके बाद जब ये क्या उत्पादन की समस्या होती है कि किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। उसके बाद उत्पादन कैसे करता है। या तो दो तरह के होते हैं। या तो श्रम शक्ति होती है, श्रम से हो सकता है उत्पादन, या मशीनरी से होता है। तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जब अगर आप श्रम शक्ति का उपयोग करते हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका हितों का संरक्षण हो गया। मशीनरी तकनीक उपलब्ध से उत्पादन करते हो तो उसमें समय कम लगेगा, किंतु आपको समाज के लोगों को रोज़गार भी देना होता है। इसीलिए आप किन चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व देंगे वो भी इसमें गिना जाएगा। उसके बाद होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब क्योंकि सीमित संसाधनों का समाज को देखना होगा कि कुछ संसाधनों को बचा के रखा जाए तथा कुछ चीज़ों का भी उपयोग किया जाए तथा समाज के लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जाए। इसीलिए उत्पादन किसके लिए किया जाए, या तो अभी के लिए किया जाए या किसी चीज़ को भविष्य में रखा जाए। इसके बाद ये 3 मुख्य इसकी समस्या थी। इसके बाद आएगी अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। मुख्य अर्थशास्त्र 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो होती है जिसमें ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो उत्पादन इसलिए करते हैं कि अधिकतम से अधिकतम लाभ पाया जाए, न कि किसी समाज कल्याण के लिए। इसमें मूल्य तंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें जैसे कि कोई भी आप देखेंगे तो जैसे कि कोई भी छोटा सा दुकानदार है तो वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है, क्योंकि वो अपने खुद के उत्पादों का इसलिए बेचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लाभ कमाए। इसके बाद कुछ इसके पॉइंट दिए, लक्षण दिए। निजी संपत्ति का अधिकार होता है, उपक्रम की स्वतंत्रता होती है, आर्थिक चयन की स्वतंत्रता होती है, लाभ उद्देश्य होता है, मेन मोटिव होता है वो उद्देश्य होता है। फिर उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। पूंजीवादी में उपभोक्ता का राज्य होता है। इसमें ये भी बताया गया है कि पूंजीवादी होती है उसमें उपभोक्ता राजा होता है, क्योंकि उसको चयन का अधिकार है। जो उसकी पसंद होगी वही वो उस चीज़ का चयन करेगा। यदि उसे वह चीज़ पसंद नहीं आती है तो वह नहीं करेगा। इसीलिए इसे क्रेता बाजार या उपभोक्ता की प्रभुसत्ता वाली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उपभोक्ता की प्रभुसत्ता किस अर्थव्यवस्था में होती है। तो आपको आंसर देना है पूंजीवादी। इसके बाद इसमें प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है तो उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि उनको सर्वोत्तम वस्तु ही बाज़ार में प्रस्तुत की जाएगी तथा कम मूल्य में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु ही उनको उपलब्ध होगी। इसके बाद हम आते हैं अगली अर्थव्यवस्था पे। अगली अर्थव्यवस्था है समाजवादी। इसके आपको इसके अंदर बहुत सारे इसके गुण और वो ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, ना कि आपको पूछा जाएगा कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझाइए। इसीलिए आपको शॉर्टकट में ही पढ़ना है। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रकाशन 1904 में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजलिस द्वारा प्रतिपादित एक पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आपको पूछ सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम या उत्पन्न कहाँ से हुई, तो आपको आंसर देना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजलिस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 1948 में, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादातर ध्यान दिया, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जो सरकार का नियंत्रण होती है। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी, केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रल प्लानर इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी संसाधनों का संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है तथा इसमें समाज के तबके को ध्यान में रखकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाली चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। जैसे सरकारी स्कूलें होती है छोटे से, फिर अस्पताल हुए, सड़क हुई, तो ये सब चीज़ें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है, जहां लोगों को ज़्यादातर उनकी हितों का संरक्षण किया जाता है, न कि सरकार द्वारा लाभ कमाने के लिए किया जाता है। इसमें सामूहिक, इसके कुछ लक्षण दिए: सामूहिक अस्तित्व, केंद्रीय नियोजित अधिसत्ता, उपभोक्ता की चयन की अनुपस्थिति, फिर सापेक्षिक समान आय वितरण, ये कुछ दिए हुए। इनको तो आप ज़्यादातर नहीं पढ़ना है इनको तो। इसके बाद आपको तीसरी अर्थव्यवस्था पे आएंगे हम। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, और जो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ज़्यादातर चाइना और क्यूबा देशों में पाई जाती है, क्योंकि चाइना के ज़्यादातर सरकार ने विकास करने के लिए उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पादन किया, और जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे चीज़ों का निर्माण किया जाता है जिससे समाज का फ़ायदा हो। फिर मिश्रित, जब सरकार ने देखा कि कुछ लोग समाजवादी या कुछ लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग करते हैं, तो पूंजीवादी में तो उपभोक्ताओं को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन दिया जाता है जो अच्छी होती है, और समाजवादी में सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्गम किया गया, जिसमें ज़्यादातर न तो लाभ के लिए देखा जाएगा और न ही ज़्यादा समाजवादी के लिए। ऐसे कुछ मिक्स करके सरकार और निजी दोनों का साथ साथ अस्तित्व शुरू किया गया। उसमें कुछ ये लक्षण दिए हुए हैं: निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला महत्वपूर्ण तथ्य निजी तथा सार्वजनिक उपक्रम दोनों का सह अस्तित्व। फिर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिला जुला क्षेत्र। इसके बाद ये आपको कुछ इसके गुण दिए हुए हैं, तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इसके बारे में कोई पूछता नहीं है, इससे बेसिक है। इसके बाद हम आएंगे इसकी समरी पर। देखिए समरी पर, इसमें सारांश मतलब दुर्बलता मूल अनेक समस्याओं की आर्थिक समस्या को जन्म देती है। मतलब दुर्बलता मतलब संसाधनों की कमी। जब आपके पास संसाधनों की कमी होगी तो वो आपको बहुत सारी समस्याओं का जन्म देगी। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए आपके पास मशीनरी नहीं है, विद्युत नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो वो कई सारी चीज़ों को उत्पन्न करे, वो समस्या पैदा करती है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती है तथा संसाधनों की केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की ओर ले जाती है। मतलब मनुष्य की आवश्यकता होती है वो असीमित होती है तथा उनको सीमित करने वाले साधन की कमी होती है। इसी कारण वो केंद्रीय आर्थिक समस्या, जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए तथा क्यों उत्पादन किया जाता है, ये समस्या और भी बढ़ती जाती है। इसके बाद कैसे, क्यों, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मौलिक आर्थिक की तीन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा सुलझाई जा सकती है कि समाजवादी में कैसे क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल्य तंत्र व्यवस्था के उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो पूंजीवादी होती है, जो मूल्य तंत्र, मूल्य पर ज़्यादा ध्यान देती है कि इस चीज़ का क्या प्राइस होना चाहिए तथा उपभोक्ता किस प्राइस को पर वस्तु लेना पसंद करते हैं, वो पूंजीवादी में होता है। समाजवादी में केंद्रीय नियोजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समाज को ध्यान में रखकर उसके विकास के लिए कार्य किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें लोगों के लाभ के लिए भी देखा जाता है तथा अच्छी से अच्छी सेवाएं भी दी जाती है। तो ये तीनों हो गए। इसके बाद आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, और जो भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो अगली वीडियो आएगी इसी का समरी, और मतलब 4 वो जो अल्फ्रेड मार्शल, जो 4 इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी मैं एक नोट्स बनाने वाला हूँ, उसमें आपको आंसर दे दूँगा।